नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां होने वाली है आपकी आज की व्याकरण की क्लास। तो चलिए जल्दी से आ जाएंगे बच्चों आप सभी। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों आपकी क्लास। बच्चों आप सभी को पता होगा कि रोज हम करते हैं व्याकरण की नई नई प्रश्नोत्तरी। आज भी आपके लिए व्याकरण के कुछ मिश्रित से प्रश्न लाए गए हैं। मिले जुले प्रश्न होंगे, आसान से प्रश्न होंगे, हो सकता है किसी बच्चे को कठिन लगे। तो जहाँ जहाँ बच्चों कठिन लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जहाँ जहाँ लगता है कि हाँ प्रश्न बिल्कुल सरल है, प्रश्नों का स्तर बढ़ाने की ज़रूरत है, बच्चे बताएंगे। चलिए बच्चों प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं बच्चों, ये है आपके टेलीग्राम चैनल का QR कोड। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ये है आपका टेलीग्राम चैनल का नाम, जो बच्चे नाम से ज्वाइन करना चाहे। बाकी बच्चों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस से चलते हैं प्रश्नोत्तरी पर। सबसे पहला प्रश्न है आपका संधि वाला। सदाशय का सही संधि विच्छेद करना है। सदाशय का सही संधि विच्छेद बताएंगे। सद धन आशय होगा, सतत धन आशय, सत धन आशय, सदा धन आशय। अच्छा, क्या ध्यान देने की जरूरत है? बीच में आपको क्या मिल रहा है? सदा धन आशय होना चाहिए, सत धन आशय होना चाहिए। अब क्या ध्यान देना है? संधि में क्या होता है? दो शब्दों के दो वर्णों का योग है। तो आपका वर्ण कैसे बन रहा होगा? वर्ण किस तरह से बन रहा है? अब अगर यहाँ पर संधि है तो कौन कौन सी संधि है? या तो स्वर होगी, या तो व्यंजन होगी, या तो विसर्ग होगी। विसर्ग होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि विसर्ग में क्या मिलती हैं? आपको 5 ही मात्राएं मिलती हैं। अब क्या ध्यान देना है? सदाशय कैसा आशय है? अच्छा वाला। अब ऐसे शब्दों को आप क्या करते हैं? सीधे सीधे सतधन आशय, जहां पर भी आपके सद से शुरुआत होती है आप हमेशा बदल देते हैं सद को त में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अगर वर्ग का पहला वर्ण है त थ द ध न, त क्या है? अपने वर्ग का पहला वर्ण है। तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अगर मिले, किससे? वर्ग का पहला वर्ण अगर बच्चों मिल जाता है किसी भी स्वर से, तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से, या फिर य र ल व से, तो किस में परिवर्तित हो जाता है? ये आपका पहला वर्ण परिवर्तित हो जाता है अपने वर्ग के तीसरे में। तो त थ द पहला वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा? तीसरे में। बाकी के वर्ण वैसे के वैसे लिख दिए जाएंगे। तो बच्चों सदाशय किस में परिवर्तित होगा? सत धन आशय में। सी आंसर होगा सही। अच्छा, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के आंसर ठीक रहे होंगे। अब बताना है निम्नलिखित में बच्चों सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? परम धन आत्मा सही है, परम धन आत्म सही है, परमा धन आत्मा सही है, परधन आत्मा सही है। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? परम धन आत्मा सही है, परम धन आत्म सही है, परमा धन आत्मा सही है, या फिर परधन आत्मा? क्या ध्यान देना है? दोनों शब्द आपके सार्थक होने चाहिए। पर सार्थक है लेकिन मात्मा सार्थक नहीं है। परमा गलत होगा, परमा सार्थक नहीं होता है, पर सार्थक होता है। या तो परम आपका सार्थक होता, यहाँ पर अ की मात्रा अलग लगी, गलत होगा। अच्छा, परम परम यहाँ पर ठीक है, लेकिन आत्म होना चाहिए या आत्मा होना चाहिए? पूरा शब्द आपका क्या बनेगा? परमात्मा बनता है, परमात्मा नहीं। अब क्या ध्यान देना है? परमात्मा का अगर आप सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परम धन आत्मा। ए आंसर होगा सही। अच्छा, ए सही कैसे है? क्योंकि आपका शब्द क्या होगा बच्चों? परम धन आत्मा। मेल किस किस का होगा? म के नीचे हलंत नहीं है तो आपका अंतिम स्वर क्या होगा? अ होगा। अ का मेल होता है बड़े आ से। संधि कौन सी होगी? आपकी दीर्घ संधि होगी। मात्रा किसकी मिलेगी? दीर्घ वाली, अर्थात बड़ा वाला अ। बड़ा वाला अ मिले, बड़ी वाली ई मिले, बड़ा वाला उ मिले। कौन सी संधि होगी? तो आपकी होगी स्वर संधि। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है कि शुद्ध विकल्प कौन सा है। इनमें से बताएंगे कि शुद्ध विकल्प कौन सा होगा आपका। प्रश्न देखेंगे फिर बताएंगे बच्चों शुद्ध विकल्प कौन सा होना चाहिए। परधन अधीन सही है, परधन आधीन सही है, परधन अधीना सही है, या फिर पराधन आधीन सही है? अच्छा, क्या ध्यान देना है? जब भी ऐसे शब्द मिले तुरंत ही देखकर पता चल जाएगा। आपका मूल शब्द क्या होना चाहिए था? पराधीन, पराधीन। आपका मूल शब्द होना चाहिए पराधीन। अब क्या क्या ऑप्शन काट सकते हैं भाई? अगर आपका अंतिम शब्द क्या है? धीन है, अधीन है, तो अधीना नहीं होगा, सीधे सीधे वाला ऑप्शन काट सकते थे। पराधन आधीन होगा या पराधन आधीन होगा? आपका आधीन बच्चों शब्द ही गलत माना जाता है। शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध शब्द होता है अधीन। आप दूसरे के अधीन होते हैं, आधीन नहीं। तो परधन आधीन अगर आपको सही से लिखना आता है तो आप यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं। बच्चों कौन सा आंसर सही होगा? परधन आधीन होगा सही। चलिए
ए पर सही टिक लगाएंगे। अब संधि कौन सी मिली? आपका अंतिम वर्ण और पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों क्या होंगे? दोनों ही हैं आपके अ और अ। योग करके क्या प्राप्ति होगी? बड़े आ की संधि कौन सी होगी? तो आपकी दीर्घ वाली संधि होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे बच्चों। उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताएंगे। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च धन चारण होगा, उत धन चारण है, उच्च धन चारण है, उत धन चारण। उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताना है। अच्छा, देखकर क्या समझ आया? आपका शब्द क्या है बच्चों? उच्च चारण। अब अंतिम शब्द चाहे तो वैसे का वैसा लिख दें। अब क्या ध्यान देना है? आपका च, च कब परिवर्तित होता है? अगर आपका त लिखा हो, त व्यंजन बच्चों कब च में परिवर्तित हो जाता है? अगर त का योग हो रहा हो च से या छ से। बहुत बार बच्चों को ये वाला नियम बताया जा चुका है कि बच्चों अगर आपका त मिलता है किससे? च से या छ से, तो आपका त परिवर्तित हो जाता है च में। अब ये वाला नियम अगर याद रखेंगे और बाकी के वर्ण बच्चों वैसे के वैसे उतर जाएंगे। इसीलिए कहा था कि चारण आप क्या कर सकते हैं? वैसे का वैसा लिखिए। उच्च में क्या समस्या है? उच्च नहीं बच्चों, जो मेल होगा उत का, आपका त बदल जाता है च में। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन चारण। डी आंसर होगा सही। ठीक है, इसके अलावा भी बच्चों को डाउट होता रहे तो क्या कर सकते हैं बच्चे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं कि हाँ यहाँ डाउट है, यहाँ आंसर में गड़बड़ी हो रही है, ये वाला हमको ज्यादा सटीक लग रहा है। महाशय का सही संधि विच्छेद बताएं। महधन आशय, महधन आशय, महाधन आशय, महाशधन अय। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले डी काटिए। क्यों? क्योंकि अय बच्चों आपका सार्थक शब्द नहीं है। अच्छा, मूल शब्द क्या है? सीधा ही लिखा हुआ है महाशय, महाशय। अब क्या ध्यान देना है? महाशय में बच्चों क्या होगा? सबसे पहला आपका शब्द क्या होना चाहिए? महा होना चाहिए। और दूसरा शब्द क्या बनेगा? महा के साथ आशय लगेगा, तभी तो आपके दोनों शब्द सार्थक होंगे। दोनों शब्द सार्थक हैं। बीच में क्या मिल रहा है? बड़ा वाला अ मिलता है। बड़े वाले अ से दीर्घ संधि होगी। किसकी प्राप्ति होगी? बड़े वाले अ की ही। चाहे तो संधि भी लिखते हुए चलें। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो महाधन आश्रय सी आंसर होगा सही। अच्छा, ऐसे ही जल्दी जल्दी अब करते हुए चलें हम प्रश्नोत्तरी। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद बताएंगे। प धन अवन है, पा धन आवन है, पाव धन अन है या पौधन अन है। अब जहां पर भी बीच में बच्चों क्या मिल जाता है आपको? आव मिले, अव मिले, आय मिले, अय मिले, ये चारों शब्दांश कहाँ मिलते हैं? अयादि संधि में मिलते हैं। इसीलिए कहा गया था थोड़ा सा अगर सूत्रों पर ध्यान देंगे समझना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, अयादि संधि कब होती है? सीधे सीधे लिखा है कि बीच में है आपका आव, प है, न है, बीच में लगा हुआ है आव। तो अगर बच्चों आपका औ मिल जाता है किससे? किसी भी विजातीय स्वर से, तो आपको किसकी प्राप्ति होती है? अ बदलकर आपका आव हो जाता है। बाकी के वर्ण वैसे के वैसे ही। तो आपका पावन जो है, अगर आप आव हटाएंगे, बीच का आव हटा देंगे तो क्या बचेगा? अब पौ वाली मात्रा, ये वाली मात्रा, क्योंकि आव नहीं लगा रहे आप। और अंत में क्या होना चाहिए? क्योंकि कोई मात्रा नहीं थी तो आप अन लगाकर चल सकते हैं। आव में कोई मात्रा नहीं थी, अगर अवि लिखा होता तब आप ई वाली मात्रा से शुरू करते, इन हो जाता तब। तो पौधन अन बच्चों क्या होगा? सही होगा। पौधन अन ही बनाता है पावन। अच्छा, पावन का पूछ लिया जाता है, पवन का सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि भाई पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पावन, पवन, नायक और नयक बहुत बार पूछा जाता है। नाविक भी पूछा जाता है। नाविक, नायक, पवन, पावन। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? उत धन लास होगा। उल धन लास है, उल धन लास या फिर उल्ल धन आस। अब दो ऑप्शन बच्चे आपको लग सकते हैं कि मिलते जुलते हुए होंगे, बी और सी। मिलते जुलते लग रहे हैं, समस्या कहाँ है? अगर आप उल और लास देखें, सी वाला ऑप्शन, तो बच्चों यहाँ पर किसका योग हो रहा है? यहाँ पर आपका स्वर योग कर रहा है किसी व्यंजन से। ऊपर वाले शब्द में क्या है? यहाँ पर आपका एक वर्ण योग कर रहा है। कौन सा वर्ण? एक व्यंजन योग कर रहा है किसी व्यंजन से। यहाँ पर व्यंजन का योग हुआ है व्यंजन से। अगर नीचे देखें तो यहाँ पर बच्चों व्यंजन का योग होगा किससे? एक, माफी बच्चों, यहाँ पर है आपका स्वर का योग एक व्यंजन से। स्वर का योग हो रहा है व्यंजन से। तो बच्चों कौन सा आंसर सही होना चाहिए? अब उल्ल धन लास, क्या ध्यान देना है आपका? अगर उत शब्द है और धन लास है तो त कैसे परिवर्तित होता है? आपका त अगर मेल कर रहा है ल से तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। सीधा सा नियम है, अगर त ल से मेल करेगा तो त आपका ल में परिवर्तित हो जाएगा। सिंगल नियम आपका ऐसे दिया होगा। ठीक है, तो बच्चों उत की जगह क्या होना चाहिए था? उत की जगह अब आपका ल बन जाएगा, उल्लास हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? सातवें का ए होगा सही।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से पूछा गया है यण संधि का उदाहरण कौन सा है? यद्यपि में यण है, एकाएक में, सदैव में, महोजस्वी में। अच्छा, अगर बच्चे क्लास कंटिन्यू देखते हुए आए हैं, जो हम बीच बीच में प्रश्नोत्तरी करते हुए चल रहे हैं संधि वाली, तो बच्चों को लग सकता है प्रश्न आसान। देखते हैं बच्चे कहाँ तक दिमाग लगा पा रहे हैं। अच्छा, क्या ध्यान देना है बच्चों? यद्यपि लिखा है, एकाएक लिखा है, सदैव लिखा है, महोजस्वी लिखा है। आपको क्या बताया गया था? बड़ी वाली मात्राएं, आपकी बड़ी वाली मात्राएं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ नहीं। कौन कौन सी बड़ी मात्राएं? आपकी अ की मात्रा और औ की मात्रा, ए की मात्रा, अ की मात्रा और औ वाली मात्रा बच्चों कौन सी होगी? ये मात्रा। ये दोनों मात्राएं जहां मिल जाए वहां पर कौन सी संधि होगी? यहाँ होगी आपकी दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो माफी बच्चों, दीर्घ वृद्धि में कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर होती है आपकी वृद्धि संधि। दीर्घ में या तो आपको बड़ा ई मिलेगा, बड़ा ऊ या फिर बड़ा आ, वही तीनों मिलेंगे। वृद्धि में आपको यही दोनों मात्राएं मिलती हैं। अगर ये दोनों मात्राएं आपको सही से याद हो जाएंगी तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। चाहे तो सही से लिखें, या तो आपको ये मात्रा मिलेगी या तो ये मात्रा। अच्छा, सिर्फ मात्रा ही दिमाग में बिठा लीजिए, बाकी सब छोड़िए, कैसे मेल हो रहा, क्या मेल हुआ, क्या नहीं। अब अगर आपको इतना याद है तो क्या ध्यान देना है? ये दोनों मात्राएं आपको कहाँ मिलती हैं? वृद्धि संधि में। यण संधि में क्या है? बीच में य, व या फिर र मिलेगा। यद्यपि क्या लिखा हुआ है? यद और यपि, बीच में ही क्या है बच्चों? यह है, तो आपका ए आंसर सही होगा। चाहे तो संधि विच्छेद कर लें। यदि धन अपि, संधि कौन सी होगी? यण होगी। क्यों यण होगी? क्योंकि आपका ई मिल रहा है किसी विजातीय स्वर से। अगर ई मिलता है किसी विजातीय स्वर से तो ई आपका या में परिवर्तित हो जाएगा, बाकी के वर्ण वैसे के वैसे लिख दिए जाएंगे। अच्छा, एकाएक देखिए, सदैव देखिए, महोजस्वी, कहाँ कहाँ समस्या लगती है? एकाएक, एक धन एक, एकाएक हो जाएगा। अच्छा, सदैव, सदा धन एव, सदैव हो जाएगा। अब महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, क्या हो जाएगा? महोजस्वी हो जाएगा। ये देखते रहें, जहां पर भी डाउट लगता है बच्चे कमेंट करेंगे। अच्छा, निम्नलिखित में से बच्चों वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वृद्धि का उदाहरण पीछे ही बताया गया था बच्चों को, थोड़ा सा आसान है, बस दिमाग खोल कर चलिए कि भाई वृद्धि संधि में आपकी मात्राएं बड़ी हो जाती हैं। अब वृद्धि संधि और दीर्घ संधि में कंफ्यूज भी नहीं होना है, थोड़ा सोचते हुए चलें कि भाई वृद्धि संधि में अलगाव है किससे? वृद्धि संधि आपकी अलग है बहुत ही ज्यादा किससे? दीर्घ संधि से। दीर्घ में आपको सिर्फ मिल रही है कौन सी मात्राएं? बड़ा आ मिलेगा, या तो बड़ी ई मिलेगी, या तो बड़ा ऊ मिलेगा। अच्छा, वृद्धि संधि में क्या है? वृद्धि में बच्चों या तो आपको औ की मात्रा मिलेगी या तो ए की मात्रा। अगर इतनी मात्राएं याद हो जाती हैं तो कंफ्यूज होना नहीं होगा। अब पृथ्वीश देखिए, विद्यार्थी, महेंद्र, महोषध, सीधे सीधे मात्रा दिखेगी, आपका डी आंसर होगा सही। डिटेल में चाहे तो डिटेल में भी जा सकते हैं। पृथ्वी धन ईश, पृथ्वी का ईश्वर क्या कहलाएगा? पृथ्वी ईश कहलाएगा। अब क्या ध्यान देना है? दोनों जगह ई और ई का मेल हुआ है, यहाँ होगी आपकी दीर्घ संधि। अच्छा, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, क्या बनाएगा? विद्यार्थी बनाएगा। कैसे? थोड़ा सा ध्यान से, विद्या धन अर्थी, यहाँ पर भी अ का मेल हुआ है, अ से यहाँ पे भी दीर्घ संधि होगी। महेंद्र देखें, चाहे तो मही धन इंद्र, क्या बनाएगा? महेंद्र बनाएगा, क्योंकि ई का मेल हुआ है। फिर ई से, तीनों जगह बच्चों आपको दीर्घ संधि मिली है, सिर्फ एक जगह है आपकी वृद्धि संधि। अच्छा, अतएव का सही संधि विच्छेद बताएंगे क्या होगा? अत और एव का, अतएव है, अति और एव है, अति एव है, अतः और एव है। अतएव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतएव, अति एव, अति एव, अतः और एव, कौन सा संधि विच्छेद होना चाहिए? अतएव का। अच्छा, क्या करेंगे ऐसा कोई ऑप्शन मिला तो? अब क्या ध्यान देना है? आपका अत भी पूर्ण है, एव भी पूर्ण है, लेकिन फिर भी संधि हो रही है, तो ये वाली संधि बच्चों किसका उदाहरण है? अगर अत और एव लेते तो क्या हो जाता? आपका अ अगर मिलेगा किससे? ए से मिलेगा। कौन सी संधि होगी? बड़ा वाला अ प्राप्त होना चाहिए, अतएव हो जाता, गलत होगा। यहाँ पर भाई ऐसी संधि भी नहीं थी। अगर ई किसी विजातीय से मिले तो अत्यैव हो जाता, या बीच में प्राप्त होता, ये भी गलत है। अच्छा, अति और एव, फिर वही स्थिति, गलत होगा। अतः धन एव सही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आपके विसर्ग से पहले क्या है? कोई व्यंजन है और विसर्ग के बाद उस व्यंजन से कोई दूसरा स्वर मिले, आपको क्या ध्यान देना है? विसर्ग आपका हट जाता है। अगर यहाँ पर विसर्ग से पहले अ होता, कोई स्वर होता, तब स्थिति दूसरी होती, लेकिन विसर्ग से पहले अगर आ को छोड़कर कोई स्वर है, कोई व्यंजन है, और विसर्ग के बाद क्या है? कोई भी दूसरा स्वर है, तो आपका विसर्ग हट जाएगा, बाकी के वर्ण वैसे के वैसे ही। तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा।
अच्छा, हाथी का पर्यायवाची बच्चों कौन सा नहीं होगा? हाथी का पर्यायवाची नहीं भाई, संधि वाले प्रश्न 10 ही थे, अच्छी खासी आज़ादी मिल गई संधि वाले प्रश्नों से। अब बताएंगे हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? दंती नहीं है, वितुंड नहीं है, चमरी नहीं है, या फिर कुंभी नहीं है। आसान सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। दंती आपने सुना है, हाथी के भाई दांत होते हैं बड़े बड़े, इसीलिए हाथी को दंती भी कहा जाता है। वितुंड भी कहा जाता है, वितुंडा शब्द भी आपने सुना होगा, वितुंडा बताएंगे किसका पर्यायवाची होता है। कुंभी भी आपने सुना है, लेकिन बच्चों चमरी नहीं होता है हाथी का पर्यायवाची, बाकी तीनों ही शब्द आपके हाथी के पर्याय माने जाते हैं। अच्छा बच्चों, चमरी किसका पर्यायवाची होगा? तो चमरी आपका माना जाता है किसका पर्यायवाची? मृग किसका पर्यायवाची होता है? चमरी बच्चों हिरण का पर्याय माना जाता है, बाकी तीनों हाथी के पर्याय है। निम्नलिखित शब्दों में से बच्चों कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? अच्छा, सरिता का क्या अर्थ होता है? सरिता का अर्थ है नदी। अब जब भी बात आती है नदी के पर्याय की, जब भी बात आती है गंगा के पर्याय की, जब भी बात आती है यमुना के पर्याय की, क्या बात बताते हुए चल रहे हैं बच्चों बार बार आपको? आप कभी भी नदी के पर्याय के रूप में गंगा या यमुना का पर्याय नहीं रखेंगे। गंगा या यमुना का पर्याय पूछा जा रहा है, नदी वाला पर्याय नहीं रखेंगे साथ में। नदी अर्थात क्या? नदी एक समूह का नदी एक बच्चों जाति का बोध करा रही है, जातिवाचक संज्ञा है नदी। अब गंगा यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक स्थान का बोध कराए, व्यक्ति का बोध कराए, क्या है आपकी? गंगा यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, लेकिन जाति का बोध कराती है पूरी की पूरी नदी। नदियां क्या है? एक पूरी जाति का समूह है। अब तटिनी, त्रिपथगा, निम्ना, तरंगिनी, निम्ना, तरंगिनी, तटिनी बच्चों तीनों ही आपके नदी के पर्याय बनेंगे, लेकिन त्रिपथगा नहीं होगा नदी का पर्याय। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? यह आपकी गंगा का पर्यायवाची है। अच्छा, क्या माना जाता है? माना जाता है कि आपकी त्रिपथगा अर्थात गंगा तीनों लोकों से होकर निकलती है। तीन लोक कौन से? आपका पृथ्वी और स्वर्ग और नर्क, तीनों ही लोगों से होकर निकलती है गंगा, इसीलिए इसे त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं बताना है। राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। बहुत छोटा सा अंतर है, सोच कर देखिए। राजीव, कुवलय, जलद और अंबुज, कौन सा आंसर सही होगा? अच्छा, क्या करना है? अंबु जल का पर्याय है, जल भी जल का पर्याय अर्थात पानी का पर्याय है। राजीव आपने पढ़ा ही है, कुवलय आपने पढ़ा ही है। जल के साथ अंत में द लगे अर्थात क्या? द से आपको क्या बताया था बच्चों? द अर्थात देने वाला। तो जल देने वाला क्या बनेगा? जल देने वाला अर्थात बादल बनेगा। तो जल देने वाला बादल बना। सी आंसर क्या होगा बच्चों? सी आंसर होगा सही। कमल का पर्याय नहीं है जलद। अच्छा, अंबु में जन्म लेने वाला, ज से बच्चों क्या बताया था? ज अर्थात जन्म लेने वाला। अगर ये आपने याद रखा तो बाकी गड़बड़ी नहीं होगी। ज अर्थात जन्म लेने वाला, अंबु में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो बच्चों डी है कमल का पर्याय, लेकिन सी नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलें। हुताशन का क्या पर्यायवाची होता है? भाई हुताशन शब्द क्या किसी बच्चे ने सुना है क्या? हमने पहली क्लास में भी बच्चों से करवाया हुआ है ये वाला प्रश्न। हुताशन किसका पर्यायवाची होगा? निर्धन का, अग्नि का, अगणित का या अखंड का? क्या करना होगा बच्चों? हुताशन निर्धन का नहीं होता, अगणित का नहीं होता, अखंड का नहीं होता। हुताशन का सीधा सीधा अर्थ होता है अग्नि। हुताशन किसका पर्याय है? अग्नि का, भूलेंगे नहीं। बिजली का पर्याय बताएंगे क्या होगा बच्चों? शर्वरी होगा, तनया, रमणी, दामिनी। अच्छा, जो भी बच्चों बिजली के पर्याय आप पढ़ रहे हैं, क्या ध्यान देंगे? बिजली के पर्याय के रूप में आपको वो शब्द मिल सकते हैं जो आप लक्ष्मी के पर्याय के रूप में भी पढ़ते हैं। तो क्या ध्यान देंगे? अगर आप पढ़ रहे हैं लक्ष्मी वाला पर्याय, वहां पर बिजली वाले पर्याय भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसीलिए आप अगर ध्यान देंगे लाइट कट जाती है तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं? लक्ष्मी चली गई, लक्ष्मी जी चली गई। धन के लिए भी आप लक्ष्मी का प्रयोग करते हैं, धन के लिए, बिजली के लिए, लक्ष्मी के लिए, तीनों के लिए लक्ष्मी शब्द रूढ़ है। अब शर्वरी, तनया, रमणी, दामिनी। दामिनी बिल्कुल सही होगा। रमणी बच्चों सुंदर स्त्री को कहा जाता है, सुंदर स्त्री के लिए रमणी शब्द रूढ़ है। तनया कहा जाता है बेटी के लिए, सुता भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, शर्वरी क्या होता है? क्या किसी बच्चे को क्लियर है कि शर्वरी क्या होता है? जल्दी से देखें बच्चों। शर्वरी का अर्थ होता है रात, सामान्य रात, तारों वाली रात को बल्कि बच्चों विभावरी कहा जाता है। अगर सामान्य रात देखें तो शर्वरी होगा। अच्छा, तिमिर का क्या पर्यायवाची होगा? तिमिर का क्या अर्थ है? प्रकाश, रात्रि, सूर्य या अंधकार। भाई यहाँ पर भी बहुत छोटी सी गलती है। बच्चों को ऐसे प्रश्नों में काफ़ी डाउट होता है कि तिमिर शब्द का क्या सही अर्थ होना चाहिए। अब प्रकाश आपको क्लियर है कि भाई प्रकाश तो बिल्कुल नहीं होगा, सूर्य भी बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन रात्रि और अंधकार में कन्फ्यूज़न है। बच्चों ध्यान देंगे, रात्रि का पर्याय होता है रात, निशा,
अब अगर आप आते हैं तिमिर में, तो तिमिर का क्या अर्थ है? रात्रि में होने वाला अंधेरा। वही अंतर जो आपको नदी और गंगा में मिलता है। गंगा नदी है, लेकिन नदी क्या है? नदियों का समूह हो सकती हैं, खूब सारी नदियों, जिनके माध्यम से एक जाति का बोध हो रहा है। जैसे पूरी दुनिया के व्यक्तियों को आप इंसान कह देते हैं, आदमी कह देते हैं, औरत कह देते हैं। लेकिन अगर बात आए किसी एक इंसान की, तो आप उस इंसान का नाम रख रहे हैं, राम है, श्याम है, कालू है, पीलू है। ऐसे ही तिमिर क्या है बच्चों? अंधेरे में पाया जाने वाला अंधकार। तो बच्चों तिमिर का अर्थ होगा अंधकार। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची है, वसुधा का पर्याय पूछा गया है, कौन सा है? विपुला होगा, शर्वरी होगा, धेनुका या पयस्विनी? तब तक सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि भाई वसुधा का क्या अर्थ होता है। वसुधा का अर्थ भी बताते हुए चलेंगे। वसुधा से बच्चों आप क्या समझते हैं? विपुला क्या होगा, शर्वरी क्या होगा, धेनुका क्या है, पयस्विनी क्या है? ठीक है, थोड़ी सी समस्या आ सकती है बच्चों। पयस्विनी, पय से आप क्या समझते हैं? पय देने वाली, पय देने वाली अर्थात आपकी गाय। अब पयस्विनी शब्द गाय के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों। विपुला सही होगा, वसुधा का पर्याय होता है विपुला। अच्छा भाई, डी पर गोला लगाते हैं, जो बच्चे डी पर गए हो वापस आंसर ठीक कर लीजिए। आप सभी सही जा रहे थे बच्चों, वसुधा का पर्याय होगा विपुला ही। लेकिन सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि वसुधा होता क्या है। अच्छा, शर्वरी और धेनुका, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है। धेनुका बच्चों कहा जाता है मादा पशु को, मादा पशु के लिए धेनुका शब्द रूढ़ है। शर्वरी फिर आपस रात का ही पर्यायवाची होता है। पीछे ही हम चर्चा कर चुके थे शर्वरी के बारे में। अच्छा, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पर चाहे तो आपको हिंट भी दिया जा सकता है। चोर का पर्यायवाची बच्चों वही होगा जो आप पढ़ते हैं चूहे के पर्याय के रूप में भी। खनक, उदक, धूसर, थलचर। अच्छा, थल पर वास करने वाला भाई थलचर हो जाएगा, सीधे सीधे डी काट दीजिए। धूसर, उदक और खनक, यहाँ से कंफ्यूजन हो सकती है। अब क्या ध्यान देना है बच्चों? उदक और धूसर से कंफ्यूज ना हो भाई। आपका उदक का सीधे सीधे अर्थ निकलता है जल। अगर आप बात करें बच्चों धूसर की, तो धूसर चाहे तो बच्चे कमेंट करके बताएं, चाहे तो आपको बता भी दिया जाएगा बच्चों। खनक आपका सही होगा। खनक का अर्थ होता है चूहा भी, और खनक का एक और अर्थ निकलता है चोर भी। अच्छा बच्चे, चाहे तो भाई कमेंट करके बताएं कि धूसर क्या होता है, नहीं तो बच्चों को बता भी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, धूसर क्या होगा देखते हैं बच्चे क्या क्या कमेंट करते हैं। बाकी आपका धूसर का सही पर्याय क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत आसान है, आपने पढ़ा भी होगा पर्यायवाचियों में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, धूसर का सही पर्यायवाची होता है भाई गधा। गधा शब्द, गधे के पर्यायवाची बहुत बार पूछे जाते हैं, तो गधा लिख लीजिए। बाकी ऑप्शन अपने क्लियर करते हुए चलिएगा। ऑप्शन क्लियर करने से क्या होता है, एग्जाम के टाइम पर ये डाउट नहीं रहेगा कि हमने प्रश्नोत्तरी तो की, वहाँ ऑप्शन में मिला था लेकिन उसका अर्थ नहीं पता। आपको सारे अर्थ बच्चों मिल जाएंगे यहीं पर। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। अच्छा, जो बच्चे भाई महाभारत देखते हैं टीवी पर, रामायण देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते हैं चंद्रहास क्या होता है। तीर होता है, तलवार, भाला या धनुष बाण? किसे चंद्रहास कहा जाता है भाई? चंद्रहास किसे कहा जाता है, सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, अगर देखेंगे एक तरह की आपकी कटार जैसी होती है, एक जैसी कटार होगी, अगर आपने देखा हो कैसे, हंसिए जैसी। अब इसका आकार कैसे होता है बच्चों? ये आकार होता है। अगर बच्चों ने साउथ वाली मूवीज देखी होगी तो वहाँ पर भी बच्चों आपको ये वाला हथियार बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसे ही क्या कहा जाता है? ये जो चंद्रमा की तरह का आकार वाला होता है, इसे आप तलवार भी कहते हैं, चंद्रहास भी कहते हैं। भाई बच्चे, इस पर डाउट ना करें कि तलवार आपकी क्या होती है। तलवार तो सीधी सादी होती है, ये इसकी पकड़ने की जगह है, और ये आपकी तलवार जो क्या है, एकदम पैनी सी होती है। लेकिन बच्चों, ये जो आपका चंद्रहास है, इसके लिए भी तलवार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर ध्यान देंगे तो कहीं कहीं कटार शब्द भी मिलता है, तो बी आंसर बच्चों सही होगा। अच्छा, जीव का पर्यायवाची क्या है? वचन है, रसना है, ध्वनि है या जीव है? जीव का सही पर्यायवाची वचन क्या होता है? जो आप कह रहे हैं किसी से, जो आपका बोलना है, वचन है। ध्वनि क्या है? जो मुख से उच्चरित होती है। अच्छा, सबसे छोटी ध्वनियां ही बच्चों क्या बन जाती हैं? आपका वर्ण बन जाता है। जीव क्या है? जीवात्मा, जिसके अंदर आत्मा है वह आपका जीव है। अच्छा, रसना ही जो रस लेने का काम करती है, वही क्या है बच्चों? आपकी जीभ है। बी आंसर होगा सही। एक शब्द है अभय, एक है उभय, शब्द युग्म बताएंगे, क्या आंसर सही होगा? चलिए, चाहे तो एक वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए। द्वंद्व समास का उदाहरण लेते हुए चलते हैं। द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान दिखाई देते हैं आपको। उभय पद लिख दिया जाए, उभय पद बच्चों आपको दिखाई देते हैं प्रधान।
कहाँ पर प्रधान है बच्चों? द्वंद्व समास में है उभय पद प्रधान। अब यहाँ पर उभय का क्या अर्थ हुआ? द्वंद्व समास में तो आपने जाना है माता पिता वाला उदाहरण, तो दोनों ही पद प्रधान पढ़ते हैं, तो बच्चों उभय का क्या अर्थ होता है? उभय का अर्थ होता है दोनों। अच्छा, अभय की बात की जाए, भय के आगे क्या लगा है? अ उपसर्ग लगा है, तो अ किसके लिए प्रयोग करते हैं? आप नहीं के लिए प्रयोग करते हैं। भय अर्थात डर। अभय आपने नाम भी सुना होगा, जिस व्यक्ति को डर ना लगे, जो किसी से ना डरे, उसी के लिए आप अभय का प्रयोग करते हैं, तो अभय का बच्चों अर्थ होगा निर्भय। अब उभय का अर्थ होता है दोनों। अच्छा, शब्द युग्मों वाले प्रश्नों के साथ क्या करना है? सिर्फ एक शब्द का अर्थ देखते हुए चलिए। अगर आपको अभय का भी पता होता, अभय अर्थात बिना डर के, निर्भय, हवा, पढ़ना, दोनों सीधे सीधे यहाँ से ठीक हो जाता। भाई अगर दोनों देखते हुए चलेंगे तो आपको डी और ए में कंफ्यूजन होती, इसीलिए एक एक शब्द के साथ चले, एक एक अर्थ भी क्लियर करते हुए चले। अच्छा, एक शब्द है आपका अली और एक है अली, बताएंगे क्या अर्थ होगा? बच्चों को ट्रिक भी बताई जा चुकी है ऐसे प्रश्नों को हल करने की, कि अगर आपको अली दिया है और अली दिया है तो कैसे आप बताएंगे कौन सा आंसर होगा बच्चों सही। अली और अली का सही अर्थ कैसे बताएं? अच्छा, क्या करना है, जहां पर बच्चों आपकी छोटी ई लग जाती है, छोटी ई के लिए आपको क्या बताया था? भंवरा क्या होता है? आपका भंवरा होता है छोटा। भाई ये है आपका छोटा सा भंवरा। चलिए, भंवरे का एक बहुत बुरा सा चित्र बना दिया गया। अब हमें भी नहीं पता भंवरा सही से कैसे दिखता होगा, लेकिन चलिए ये है आपका भंवरा। और अगर बात की जाए आपकी सखी की, तो ये क्या हो सकती है? ये होंगी आपकी सखी। अब ये है आपकी सखी सुंदर सी। अब क्या ध्यान देना है? भंवरे का आकार और आपकी सखी का आकार, किसका आकार होगा? बड़ा। तो बच्चों भंवरे का आकार छोटा होता है, इसीलिए जहां पर छोटी वाली ई का प्रयोग हो वो भाई आपका प्रयोग होगा भंवरे के लिए। अगर बड़ी वाली ई का प्रयोग होता है तो बड़ी वाली सखी के लिए प्रयोग होगा। अच्छा, दोनों पैर बना दिए जाए भाई, दोनों पैर बना देंगे। क्या ध्यान देना है? अगर छोटी वाली ई का प्रयोग हो रहा है, छोटी वाली छोटे से भंवरे के लिए, बड़ी ई का प्रयोग होता है, तो बार बार बताया जा रहा है बच्चों जहां पर आपका मित्र है। मित्र क्या होता है? मित्र अर्थात सखी वाला मित्र। अली सखी मित्र के लिए प्रयोग होता है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मित्र के लिए आप अली शब्द का प्रयोग नहीं करते, सखी के लिए, सखी मित्र के लिए मित्र शब्द अली का प्रयोग किया जाता है। अब जहां पर मात्रा बड़ी है, किसका पर्याय होगा? वो आपकी सखी का पर्याय होगा। ये भाई बुरी सी ड्राइंग मिटा दी जाए। अब छोटी ई और बड़ी ई का अंतर नहीं भूलना है। अब अली की बात की जाए, छोटी ई है भंवरे के लिए, बड़ी ई है मित्र के लिए। कौन सी मित्र? महिला मित्र। तो बच्चों अली सीधे भंवरा खोजे, भाई बी सही है। अली सखी खोजे, आपका सखी सही है। अच्छा, इससे क्या होगा? मान लीजिए आप हर एग्जाम में क्या करते हैं, 15-10 क्वेश्चन 15-10 क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, कैसे वाले? शब्द युग्म वाले। लेकिन एग्जाम में जाकर आप फिर कंफ्यूज हो गए कि भाई अली और अली का हमें मतलब तो पता है, एक अली होता है भंवरा, दूसरा अली होता है सखी, लेकिन कौन सा वाला क्या होता है, फिर हम कंफ्यूज हुए। तो ये कंफ्यूजन बच्चों एग्जाम में ना हो, इसीलिए कोई सी भी इधर उधर वाली ट्रिक बना लीजिए, लेकिन बस समझ में आना चाहिए आपको। अच्छा, इनमें से बताएंगे कौन सा जोड़ा सही है? न्याय अन्याय। अच्छा, जोड़े के हिसाब से क्या देखना है? पहले जोड़ा किसका बन रहा है? धरा और पृथ्वी एक दूसरे के पर्याय हैं। अचल और अचला, मान और अपमान, न्याय और अन्याय। क्या ध्यान देना है? न्याय से ही क्या बना है? आपका न्याय बना है। अचल से ही क्या बन रहा है? अचला बन रहा है। मान से ही क्या बन रहा है? अपमान बन रहा है। बाकी सभी क्या है बच्चों? एक दूसरे के पर्याय के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धरा पृथ्वी और अचल अचला में थोड़ी सी समस्या होगी। सही से देखेंगे कि कौन सा आंसर बच्चों आपका ठीक होना चाहिए। तो बच्चों आपका क्या होगा? इनमें क्या ध्यान देना है? आपसे पूछा गया है शब्द युग्मों के हिसाब से कौन सा आंसर होगा आपका ठीक। तो न्याय क्या है? न्याय से अन्याय बन सकता है। अब धरा और पृथ्वी, न्याय और अन्याय दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं, शब्द युग्म नहीं होंगे। धरा और पृथ्वी एक अर्थ देते हैं, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। मान और अपमान अलग अलग अर्थ देते हैं, भले ही उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन अचल और अचला बच्चों शब्द युग्म के हिसाब से सही है। शब्द युग्मों में आप क्या पढ़ रहे हैं? शब्द होंगे एक जैसे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। ये शब्द लगेंगे सुनने में एक से, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले होंगे। अब ये भी नहीं है कि शब्द आपके समानार्थी हैं, एकदम समानार्थी नहीं है भाई। शब्द देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग दे रहे हैं। एक है आपका अचल, जो चल ना सके, जो एक ही जगह पर स्थिर है। एक है अचला। अचला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों? अचला आपका पर्यायवाची है पृथ्वी के लिए। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताएंगे। दिन का क्या अर्थ होता है? दीन का क्या अर्थ होता है? क्या दिन का अर्थ होता है? दिवस, गरीब, सुबह, दोपहर। आसान सा है। दिन का अर्थ देखें, फिर दीन का अर्थ क्या? गरीब होगा, दिवस, गरीब, गरीब।
यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई दिन का अर्थ होता है गरीब गरीब, लेकिन दिन का अर्थ सुबह नहीं होता, दोपहर नहीं होता, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, दिन अर्थात दिवस होगा बच्चों, ये आंसर होगा सही। अच्छा, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? क्या आकर का अर्थ होता है खान? क्या कुल का अर्थ होता है वंश? क्या निर्जर का अर्थ होता है शून्य? क्या शर का अर्थ होता है वाण? अब क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग खोलकर चलेंगे तो यहाँ गड़बड़ी नहीं होगी। सिर्फ एक एक शब्द देखिए, एक एक उत्तर देखिए, एक शब्द और एक अर्थ साथ में लेकर चलेंगे। बच्चों सही वाला पूछा गया है। अच्छा, आप किस कुल से संबंध रखते हैं? कुल तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुल बच्चों शीतल नहीं होता, कुल का भाई शीतल अर्थ नहीं है। कुल क्या होता है? कुल का अर्थ होता है किनारा। नदी का कुल, नदी का तीन, किनारा के लिए प्रयोग होता है, बी गलत हो जाएगा। अच्छा, निर्जर और निर्झर, निर्झर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? निर्झर क्या झरना के लिए प्रयोग किया जाता है, शून्य के लिए? यहाँ पर भी गड़बड़ी है। अब क्या ध्यान देना है, एक आपका शर है और एक है सर। सर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? माथा के लिए या फिर मस्तिष्क के लिए आप शर का प्रयोग करते हैं। भाई डी भी गलत है, सी भी गलत है। अच्छा, आकर देखें तो आकर का अर्थ होता है खान बच्चों। आकार क्या है? आकार का अर्थ होता है आकृति, बिल्कुल ए होगा सही, बाकी के आंसर होंगे गलत। एक शब्द है आपका चिर, एक है चीर। अच्छा, चिरकाल से ये बात चली आ रही है, चिरकाल से ही हम बच्चों को पढ़ाया जा रहे हैं, चिरकाल से हमारी क्लास में बच्चे बने हुए हैं। अच्छा, चिर का क्या अर्थ होगा और चीर का क्या अर्थ होगा? चीर आपने पढ़ा है वस्त्र के पर्यायवाची के रूप में। पुराना, कास, कपड़ा, अचर। कितना आसान है समझना, सिर्फ चीर का आपको अर्थ पता होता तो भी आप ठीक कर देते। चिरकाल से बात चली आ रही है, कितने समय से? बहुत पुराने समय से, सी आंसर होगा बच्चों सही। अच्छा, एक शब्द है मंदिर, एक है मंदिरा। मंदिर का क्या अर्थ होगा? मंदिरा का क्या अर्थ होगा बताएंगे। क्या मंदिर का अर्थ होता है पूजा कर? क्या मंदिर का अर्थ होता है घर? क्या मंदिर का अर्थ होता है गुफा? क्या मंदिर का अर्थ होता है देवालय? अच्छा, दो जगह कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पर आपको मंदिरा का अर्थ पता होना चाहिए। क्या मंदिर से ही मंदिरा बन रहा है या फिर मंदिरा का कुछ अलग अर्थ होता है? अच्छा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, भाई ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे बच्चों। मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला, जहाँ पर आपके अश्व रहते हैं, घोड़े रहते हैं। अश्व किसके पर्यायवाची हैं बच्चों? घोड़े के। घोड़ा अर्थात अश्व। अब अश्वशाला, मंदिरा, ये दोनों हैं आपके पर्याय, एक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो मंदिर जहाँ पर पूजा की जाती है, जहाँ पर आपके ईश्वर की मूर्ति रखी जाती है, पूजा घर या देवालय का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन मंदिरा की बात आएगी तो बच्चों अश्वशाला को मंदिरा कहा जाता है। निम्न में से बच्चों कौन सा आपका आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? अच्छा, एक शब्द होता है आपका आदि और एक है व्याधि। व्याधि बच्चों आपने रोग के लिए सुना होगा, रोग के लिए आप आदि शब्द का प्रयोग करते हैं कि आपको क्या है, माफी, व्याधि का प्रयोग करते हैं कि ऐसा रोग हुआ है, कैसा है, व्याधि हो गई है, कोई असाध्य सा रोग है, कोई व्याधि हो गई है। लेकिन आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आधा के लिए, पागलपन, अकर पारी, माफी, अधक पारी जैसे रोग के लिए या मानसिक कष्ट के लिए। तो बच्चों ए सही होगा। आदि का जो प्रयोग किया जाता है मानसिक कष्ट के लिए, आपको आदि हो रही है, मानसिक कष्ट हो रहा है, मानसिक रूप से आपको हो रही है समस्या। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलेंगे। सकल और शकल का सही अर्थ बताएंगे। एक शब्द है सकल, सकल जगत में ये बात चल रही है और तुम्हारी शक्ल सुंदर नहीं है, सामने वाले की शक्ल बड़ी खराब है। तो बच्चों किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं आपके ये वाले शब्द? देखेंगे फिर बताएंगे बच्चों कौन सा आंसर आपका सही होगा। कला, कृति, सन, संवत, संपूर्ण, अंश, सबल और निर्बल। सकल का प्रयोग किसके लिए? कला के लिए होगा, सन के लिए, संपूर्ण के लिए या सबल के लिए? तो बच्चों सकल का प्रयोग संपूर्ण के लिए किया जाता है। शकल की बात आएगी या तो चेहरे के लिए या तो अंश के लिए आपका शकल प्रयोग किया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करें, एक शब्द का अर्थ पहले निकालें, उसके बाद दूसरे शब्द का अर्थ देखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अच्छा, नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान का क्या अर्थ होता है? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज, खतरनाक चीजें या अल्प विद्या, भयंकर। आपके घर के आसपास रहते होंगे नीम हकीम। नीम हकीम बच्चों क्या होते हैं? ऐसे झोला छाप डॉक्टर जिनके पास कोई डिग्री नहीं लेकिन दवाई दे देते हैं। अच्छा, कुछ नीम हकीम ठीक ठाक भी मिल जाएंगे, कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे कि बच्चा एकदम बीमार ही हो और उसके बाद फिर बेड से उठ भी ना पाए। तो नीम हकीम क्या है? खतरे जान। अब ये क्या है बच्चों? है आपका मुहावरा। मुहावरा क्या हो सकता है? मुहावरा लोकोक्ति के अंतर्गत आएगा। अब क्या ध्यान देंगे बच्चों, आपका ये वाक्यांश क्या अर्थ प्रकट करता है? सीधे सीधे वाला अर्थ नहीं लेना है। नीम हकीम खतरे जान, ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या है? कम जानकारी है, वो आपकी
वह आपका जीवन खतरे में डाल सकता है। अच्छा, ये हमारा निकला लक्ष्यार्थ। अब देख लें इनमें से कौन सा अर्थ मिलता जुलता है। डींगे हाथना गलत होगा, ये भी गलत है। खतरनाक चीजें भी गलत है बच्चों। अल्प विद्या भयंकर होती है। अल्प विद्या क्या है, बहुत ही नुकसानदेह होगी। 100 सयाने एक मत, क्या आंसर होगा। कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। अच्छा, 100 सयाने एक मत। वापस किसी शहर में 100 लोग रहते हैं, लेकिन 100 लोग क्या हैं, 100 के 100 हैं बड़े समझदार। ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन मानकर चलिए। अब उनमें से 50 लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, 50 लोग क्या हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो अगर 50 लोग जो अच्छे खासे समझदार हैं, उनसे कोई बात कही जाए, उनसे कहा जाए कि हाँ टैक्स भरा कीजिए, तो वो मानेंगे। क्योंकि क्या है, 100 सयानों का एक मत होता है। जो लोग सयाने होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी बुद्धि भी, उनका विचार भी एक जैसा होता है। निश्चय ना कर पाना गलत है, चालाक बनना भी गलत है भाई, विचारों का भिन्नता होना भी गलत है। बुद्धिमानों के विचार कैसे होते हैं, एक से होते हैं। ये आंसर होगा बच्चों आपका सही। अच्छा, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। क्या बात है कि भाई आपके शरीर पर कपड़ा नहीं है, लेकिन आप पान खाने इधर उधर चले जाते हैं। अब शरीर पर कपड़ा ना होना किसका सूचक होगा, गरीबी का। लेकिन पान खाना किसका सूचक है, भाई पान तो 5-10 रुपए 20 रुपए में तो आ ही जाएगा इस समय में। अब क्या ध्यान देना है, अगर आपके शरीर पर नहीं है कपड़ा, फिर भी आप पान खाने जा रहे हैं, किसका सूचक होगा। अच्छा, पहले समय में पान खाना किसका सूचक माना जाता था, विलासिता का। अभी देखें तो अभी तो मतलब चल जाता है। जैसे पुराने समय में जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी, उतना ज़्यादा अमीर व्यक्ति माना जाता था। वर्तमान समय में क्या है भाई, गाय रखना आपका एक बिजनेस हो सकता है, दूध बेचने वाला, लेकिन अमीरी का सूचक नहीं है। पुराने समय में भाई जिसके पास घोड़े होते थे, वो माना जाता था कि हाँ बहुत अमीर व्यक्ति हैं। इस समय पर घोड़े रखने वाला क्या है, एक असबल चलाता है, लेकिन जिसके पास कार है, जिसके पास ज़्यादा महंगी से महंगी कार है, वो ज़्यादा बढ़िया व्यक्ति होगा। तो वही बात है, तन पर नहीं लगता लेकिन पान खाए अलबत्ता, पुराने के हिसाब से। अब इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, गरीब होना नहीं है, झूठा दिखावा करना बिल्कुल सही है, बाकी बच्चों आपके आंसर होंगे गलत। अच्छा, तन पर नहीं लगता कि भाई हमारे पास कपड़े तो नहीं है, लेकिन हमारे पास शौक होना चाहिए, कितना, पान खाने वाला। गुरु गुड़ चेला चीनी, ये तो बच्चों को बताया गया था और हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि ये वाला प्रश्न ठीक ही करेंगे कि गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। पहले तो सोच कर देखिए क्या ये ठीक होगा। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। गुरु क्या है, गुरु आपका गुड़ ही रह जाता है। गुरु का ज्ञान कम ही रह जाता है, लेकिन जो चेले होते हैं, जो आपके पढ़ने वाले हैं, जो आपसे पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे होंगे जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो क्या होंगे, वो एक दिन चीनी बन जाएंगे। गुड़ क्या है, गुड़ की महत्वता बड़ी कम है, गुड़ तो कैसे भी बन जाता है, लेकिन चीनी के लिए फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है भाई। तो बच्चों गुरु आपका गुड़ ही रह जाएगा, चेला हमारे चीनी हो जाएंगे। क्या आंसर सही होगा, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। हमारे बच्चे भी ऐसे होने चाहिए जो बाद में क्या हो, अच्छी खासी तरक्की कर ले, एकदम चीनी बन जाए। अच्छा, हमें लगा था एक प्रश्न और होगा तो बच्चों को अंतिम प्रश्न पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन भाई हमारे प्रश्न तो इतने ही थे। तो चलिए बच्चों, जो बच्चे नए हैं वापस बच्चों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको क्लास की पीडीएफ मिलती रहे। ये पता रहे कि आपको कौन कौन सी पीडीएफ कहाँ कहाँ से मिल रही है, आपको ये पता हो कि कौन कौन से आपके एजुकेटर आपको कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, आपकी क्लासेस कब कब होती हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखें। अच्छा, कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आपको क्या ध्यान देना है, कोई भी डाउट हो रहा है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई प्रश्न से रिलेटेड, आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर हमें गलत लगता है, इससे भी सही आंसर हमें पता है, इन चारों ऑप्शन में से भी हम सटीक उत्तर दे सकते हैं, दूसरा वाला, इन्हीं चारों ऑप्शन में से, तब आप क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप बताइए, चाहे तो नेक्स्ट क्लास में भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए उस वीडियो का जिस क्लास पर आपको डाउट है उसी वीडियो में ही कमेंट कर दे, ताकि पता रहे कि हाँ बच्चों को यहाँ पर डाउट हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और चाहे तो ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई आगे आपको किस विषय पर पढ़ने की ज़रूरत है, किस विषय पर एमसीक्यू करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आगे हम व्यवस्थित रूप से उसी हिसाब से चल सकें। बाकी चाहे तो मिक्सअप प्रश्नोत्तरी ही ऐसी चलती रहेगी, मिश्रित प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे, नहीं तो बच्चों को अच्छा लगे तो भाई विषय वाली प्रश्नोत्तरी भी शुरू की जा सकती है। बाकी तो बच्चों की इच्छा, जैसा वो चाहे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।